हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बेटा। आज हम अपना क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। सर ने इसके बारे में आपको रिव्यू दे दिया है, ठीक है, आपको पढ़ा दिया है। मैं इसकी एक फास्ट रिवीजन आपको दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड आपके बेटा तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कंडक्टर वो हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने दें, इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को पास इजीली नहीं होने देते हैं, और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच का है। मतलब जो इनिशियली तो करंट को रेजिस्ट करेगा, परंतु जैसे ही आप उसको थोड़ा सा एक्साइट करेंगे, एक्साइट कैसे करें, टेम्परेचर लगाकर, टेम्परेचर देकर, तो उसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। अब याद करो क्लास 10th में करंट को क्या पढ़ा था बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, यही क्या होता था, आपका करंट होता था। अब आप एक बात बताओ कि कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, ये करंट को आपने डिफाइन किया है। तो मतलब चार्ज फ्लो करना चाहिए, तो कंडक्टर में कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज तो किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर। तो कंडक्टर में एक्चुअली में कौन फ्लो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। क्लियर है बात आपको। उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लिक्विड्स में भी आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कैटायंस और एनायंस हैं। क्लियर है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मोस्टली मेटल्स के साथ, सॉलिड्स के साथ डील करना है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। और गैसेस तो आपकी इंसुलेटर के जैसे बिहेव करती हैं, वहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। क्लियर है बात। तो वापस आते हैं करंट के ऊपर। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कितनी तेज़ी से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और इसकी यूनिट एम्पियर है, और बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप इस चीज़ को यहाँ से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है सोडियम का, और उसका एक एटम को मैं दिखा रहा हूँ। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है, और उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उससे वाले में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी ज़्यादा है। कहाँ से पता किया, यूनिट 1 कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, परंतु इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, इसलिए अट्रैक्शन क्या होगा, कम। आप अगर हल्की सी एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज को मूव कराता है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात आपको। तो एक मेटल लिया मैंने, ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि बैटरी का काम क्या है बेटा, वो ये एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। क्लियर है बात आपको। जो ये एनर्जी है वो प्रोवाइड कौन करवा रही है, ये बैटरी प्रोवाइड करा रही है। क्लियर है बात आपको। तो बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ करंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी करंट कॉन्स्टिट्यूट्स होगा। तो बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ करंट है। नंबर 2 बात जो आपको समझनी है, जैसे अगर एयर के लिए बात करूँ, तो एयर के लिए मूव करने के लिए ज़रूरी क्या है, प्रेशर डिफरेंस। उसी तरीके से करंट को मूव करने के लिए भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिसे आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर समझे आप, करंट अगर इधर भाग रहा है तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, लो इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि आपको पता है चीज़ें हमेशा हाई टू लो की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को आपने क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको प्रोवाइड कौन करवाता है, ये बैटरी प्रोवाइड कराती है। बैटरी को शो कैसे करते हैं बेटा, 2 टर्मिनल से, एक ही बड़े वाला टर्मिनल और एक ही छोटे वाला टर्मिनल। बड़े वाला टर्मिनल को आप बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है बात आपको। और छोटे वाले टर्मिनल को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब ये है, इसका पोटेंशियल हाई होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, तो इस पर्टिकुलर वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है। एक बात जो क्लास 10th में आपने और पढ़ी है कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा कौन भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। अगर करंट ऐसे भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होने वाली है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है बात। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए वायर है आपके पास इस तरीके की, जिसका आपका एरिया लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो क्योंकि करंट आपने सप्लाई किया है, मान लीजिए बैटरी से अटैच की इसको, और करंट मूव कर रहा है,
तो करंट हर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। परंतु जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर करंट तेज़ी से फ्लो करेगा और जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, स्लो। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे वाटर फ्लो का था। क्लास 11th आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर जहाँ पर एरिया बढ़ेगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती थी, कम, और जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। सिमिलरली ये आप कह सकते हैं करंट के लिए भी वैलिड है। करंट का फ्लो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक वाटर का फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब में। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर है बात। और उसकी स्पीड आपको v दे रखी है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे करंट के बारे में पूछे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मूव करना आपको क्या देता है, करंट देता है, तो करंट क्या होगा, Q/T। यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा जी, अभी टाइम कैसे निकालें बेटा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी सरकमफेरेंस। अगर मैं ये आपको r रेडियस दूं तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2πr। और कितनी स्पीड है बेटा, v है। तो टाइम को अगर ऊपर लेके जाऊं तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिस्टेंस मेरी 2πr है और स्पीड मेरी कितनी है, v है। क्लियर है। v आपका पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो EV/2πr। क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट भी क्लास 11th में आपने पढ़ा है, v = ω/r। याद कीजिए। तो अगर आपको v ना देकर क्वेश्चन में ओमेगा दिया जाए, डेट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इस v/r को आप चेंज कर देंगे बेटा किससे, ओमेगा से। क्लियर है। एक और इसमें वेरिएशन हो सकता है, वो आपको फ्रीक्वेंसी दे। तो आपने ये भी पढ़ा है, ओमेगा क्या होता है, 2π/T, और t को ऊपर ले 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ω/2π क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो आप ω/2π की जगह क्या पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ये देखेंगे कि डाटा कैसे गिवन है और वैसे आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। एक कंडक्टर है आपके पास, उसके क्रॉस आपने बैटरी अप्लाई की। मान लीजिए एक डाटा देता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बैटरी 4 वोल्ट की अप्लाई की और आपने एक डिवाइस लगाया, डेट इज़ एमीटर। एमीटर का काम क्या है, करंट को मेज़र करना, ठीक है। तो एमीटर ने करंट की रीडिंग कितनी दिखाई, लेट 2 दिखाई, ठीक है। जब बैटरी आपने 8 वोल्ट की लगाई तो एमीटर ने रीडिंग 4 दिखाई, और जब बैटरी की वोल्टेज आपकी 12 थी तो करंट की रीडिंग आपकी एमीटर के द्वारा शो कितनी हो रही थी, 6 एम्पियर। तो आप V/I का रेशियो ले, हर बार आप देखते हैं कि ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। परंतु ये V/I का रेशियो कांस्टेंट कब आ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब आप सेम डाटा लें, मतलब टेम्परेचर को अलग कर दें तो V/I डिफर आएगा वो भी कांस्टेंट, लेकिन वो 2 ना होकर क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आपका 1.5 हो जाएगा। तो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं V/I क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को बेटा क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज़ें हमेशा प्रॉपर्टी होती हैं। तो प्रॉपर्टी किसकी है, ये मटेरियल की, इस वायर की प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टेंस। चलिए बेटा अब ओम्स लॉ के ग्राफ्स को देखते हैं। अगर मैं V वर्सेस I बनाऊं तो आपने देखा था अभी टेबल से, जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है। तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन कर्व विच इज़ मेकिंग एंगल विद द वोल्टेज एक्सिस। क्लियर है। और V और R का अगर मैं ग्राफ बनाऊं या I और R का मैं ग्राफ बनाऊं तो आपने एक बात नोटिस की होगी, V के बढ़ने से आपका R नहीं बढ़ा है, R हमेशा आपका कितना रहा था, 2 रहा था। उसी तरीके से आपके I के बढ़ने से R क्या रहा था, कांस्टेंट रहा था। तो आपका VI VR और I वर्सेस R कर्व क्या होगा, इस तरीके से होगा। क्लियर है बात आपको, नोट कर लें आप। बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है V/एक्सिस पर, तो लाइनें आपको दी हुई हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि R1 बड़ा है R2 से, या R2 बड़ा R1 से, या दोनों इक्वल हैं। 3 ऑप्शन आपसे पूछे गए। चलिए हम निकालते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कैसे पता चले, VI कर्व को देखकर। तो आपको पता है V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या करें बेटा,
इस तरीके से परपेंडिकुलर डाले वोल्टेज एक्सिस पर, तो ये दो ट्रायंगल्स बन जाएगी, है ना। तो अगर आप देखें, मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये एंगल θ1 है और इस वायर 2 के लिए ये एंगल कितना है, θ2 है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें 1 वायर वाली ट्रायंगल में तो ये एंगल कितना है, θ1, और 2 वायर वाली ट्रायंगल में देखें तो एंगल कितना है, θ2। तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे बेटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा अगर आप देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस इज करंट फॉर दी वायर 1 एंड दिस इज वोल्टेज फॉर दी वायर 1। क्लियर है बात आपको, I1 बाय V1। तो I बाय V1 अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो I बाय V किसके बराबर है, 1/R के बराबर है। क्लियर है बात आपको, तो ये क्या हो गया, 1/R1 हो गया। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी ट्रायंगल है उसमें टेंजेंट θ2 लगाइए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, I2, और ये आपका क्या हो गया, V2। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/R2। क्लियर है बात आपको साफ साफ दिख रहा है कि θ1 ग्रेटर है किससे, θ2 से। तो आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो कहती है जैसे थीटा बढ़ता है टेंजेंट थीटा वैसे ही बढ़ता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज करती है। क्योंकि आप देखिए टेंजेंट 0 है और टेंजेंट 90 क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो टेंजेंट θ1 पक्का ज़्यादा होगा किससे, टेंजेंट θ2 से। तो टेंजेंट θ1 की अल्टीमेटली वैल्यू क्या है, 1/R1 ग्रेटर होगा 1/R2 से। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर लेके जाएं और इसको इधर लेके जाएं तो आपका क्या आ जाएगा, R2 बढ़ा है किससे, R1 से। क्लियर है बात। आपको नोटिस यहाँ पर ये करना है कि जो थीटा मैंने लिया है वो किस एक्सिस के साथ लिया है, वोल्टेज एक्सिस के साथ लिया है। मान लीजिए बेटा अगर आपको एंगल आई एक्सिस के साथ दिया जाए, ठीक है, उस केस में आपने एंगल आपको किसके साथ दिया गया था, वोल्टेज एक्सिस के साथ। एग्जामिनर खुद देगा आपको एंगल कि आई एक्सिस के साथ है या फिर वो आपका वोल्टेज एक्सिस के साथ है। ठीक है, इस बार आपका एग्जामिनर ने एंगल आई एक्सिस के साथ दे दिया और बोला अब बताओ R1 और R2 में से कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, वो तीन ऑप्शन वही हैं। तो आपको क्या करना है, इस बार यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर डाल लेना है। क्लियर है। और क्योंकि थीटा ये है तो आपकी अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, हाँ के ना, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। और थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 1 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेटा बेस क्या हो गई, ये हो गया। तो टेंजेंट θ1 अगर हम देखें ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, अल्टीमेटली ये क्या हो गया बेटा आपका, इसको देखें नीचे अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये वोल्टेज एक्सिस पर आएगा। तो V1 और बेस आपका ये हो गया, डेट इज़ I1। ठीक है, और V बाय I आपका क्या होता है, R होता है। इसी तरीके से आप दूसरी ट्रायंगल में देखेंगे, दिस विल बी योर आपका परपेंडिकुलर एंड इट इज़ corresponding टू द वोल्टेज एंड दिस विल बी योर बेस विच इज़ corresponding टू द करंट एक्सिस। क्लियर है। और अल्टीमेटली वो भी कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है आपको θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1 है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ती है। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट θ2 ग्रेटर है किससे, टेंजेंट θ1 से। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आपका R2 ज़्यादा है किससे, R1 से। क्लियर है बेटा, इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा अब हम रेजिस्टेंस क्यों आता है किसी भी कंडक्टर में, ये अपोजिशन, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन, वो अपोजिशन क्यों है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक मेटल का पीस है और उसके अंदर मैंने एटम्स दिखाए हैं। क्लियर है बात, ऐसे इनफाइनाइट्स एटम होंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये वाला शेल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका आउटर मोस्ट शेल के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो ये शेल दिखाया है ये आउटर मोस्ट शेल दिखाया है सिर्फ मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो करंट आपने देखा किस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो आप बोल सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन अपोजिट भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और ये मूव करने लग गए। तो ये तो मूव कर रहे थे बड़े इजीली और एक्सेलरेट हो रहे हैं, लेकिन ये आपका इंस आयन के साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। जो ये पॉजिटिव आयन है ना दूसरे वाले एटम का, उसके साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ये अपोजिशन प्रोवाइड किया गया है इस न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, इसी को बेटा क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बोला गया है। क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। अगर आप देखते हैं कि VI ग्राफ्स हमारा कंडक्टर के लिए कैसा आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है।
लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर के लिए, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें VI ग्राफ बनाओगे, ठीक है, मतलब एक सेमीकंडक्टर लो और उसके अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई करो, ठीक है, और उस बैटरी को चेंज कर कर देखो तो एमीटर की रीडिंग जैसे जैसे आएगी उनको प्लॉट कीजिए आप ग्राफ पेपर पर, तो वो ग्राफ कुछ इस शेप का आता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ तो क्या कहता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, परंतु यहाँ पर देख रहे हो आप इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, डायोड एंड ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इनको भी हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो इन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हम रजिस्टिविटी को देखते हैं। रजिस्टिविटी को आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला हुआ है क्लास 10th में, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद है, R = ρL/A। मतलब रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, तो उसका रेजिस्टेंस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। नोटिस करो कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वायर की शेप और साइज़ कैसा है, ठीक है, क्योंकि वो L पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है। इस रो को ही क्या बोला जाता है बेटा, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ये ऊपर इसकी अगर यूनिट देखो तो मीटर आएगी और नीचे कितनी आएगी एरिया की, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर अगर मैं इधर ले जाऊं तो ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। किसी भी एक मटेरियल के लिए रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, कॉपर के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, और आयरन के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, परंतु वो कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है। तो रो भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ये रो का मीनिंग क्या है। रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया कि जो अपोजिशन था आयंस के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा, वो आपका रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, तो एक्चुअली में देखो बेटा, ये और कुछ नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का एक अलग और सिंपल तरीका है। अगर मैं एक वायर लूँ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया लूँ जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की उल्टी होती है और कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होती है बेटा, रेजिस्टिविटी की। क्लियर है, इसको नोट करें। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और उसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि वो उस वायर को मैंने खींच दिया है और खींचने से उसकी लेंथ कितनी हो गई है, डबल हो गई है। क्योंकि मटेरियल तो सेम है, कॉपर यहाँ पर था, लेट कॉपर ही यहाँ पर रहेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि मटेरियल के चेंज होने से ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अनअदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। एक बात और आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी ज्योमेट्री ऑफ दी वायर, जबकि रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो अब आपको और कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि उसको लेंथ को खींच कर डबल कर दिया गया है। तो आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 7 क्लास 11th कि अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे अल्टीमेटली किस में डिक्रीमेंट आएगा, एरिया में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो आपसे बोलेगा कि रेजिस्टेंस बताइए वायर 2 का, दैट इज कंडीशन 2 का, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है बेटा ऐसे क्वेश्चन, आपको पता है मास इज ऑलवेज कंजर्व, जितना मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ होगा। तो स्टार्ट करेंगे, इनिशियल मास विल बी इक्वल टू द फाइनल मास। मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, दोनों तरफ से कट जाएगी। वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया, एरिया इनटू लेंथ, और यहाँ पर वॉल्यूम लेंथ तो डबल हो गई है, एरिया मैंने A2 लिख दिया है। A2 को मेरे को फाइंड आउट करना है, 12 को नीचे लेके जाइए तो नया एरिया कितना आ गया बेटा, A/2, ठीक है। तो अब आपके पास पूरी नॉलेज है, अब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो L2/A2। L2 कितना है बेटा, 2L है, और अभी अभी एरिया आपने निकाल लिया वो कितना है, A/2। ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो 4 ρL/A, और ρL/ क्या था अल्टीमेटली आपका R1। तो नई वायर का रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया है, करीब करीब 4 गुना हो गया है पुरानी वायर से। क्लियर है बात आपको, इसको नोट करें आप।